सो हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अप्लाइड फिजिक्स के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने 3 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी थर्ड चैप्टर था। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर हम फोर्थ चैप्टर के बारे में हम डिस्कस इसमें करेंगे, घूर्णन गति। ठीक है, रोटेशनल मोशन। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स में। ठीक है, इसके पहले हमारी 3 कक्षाएँ ऑलरेडी आ चुकी हैं और आज डिले हुआ है, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं घर आया हूँ, दीपावली पे छुट्टी हुई है। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बहुत सा कमेंट आ रहा था, सर फोर्थ चैप्टर का अभी तक अपलोड नहीं हुआ। तो आज से मैं रेगुलर बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, तो आज हम रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे, घूर्णन गति के बारे में। चैप्टर नंबर 4, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर के यहीं से आएंगे। ठीक है, तो इसे आप पूरे ध्यान से देखें, पूरा वीडियो वॉच करें। ठीक है, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट करिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। ठीक है, तो आज के बाद हम जानते हैं इस आज के वीडियो में कि घूर्णन गति क्या होती है। एक्चुअली रोटेशनल मोशन होता क्या है। जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है, ठीक है, कोई भी पिंड है, कोई भी बॉडी है, वो किसी अक्ष को मतलब परितः, अक्ष के परितः, ठीक है, कि इस प्रकार गति करता है, उसके सभी कणों का कोणीय वेग समान होते हैं। ठीक है, उसके सभी कणों का कोणीय वेग समान हो तो पिंड की गति घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, जब कोई भी बॉडी हो, ठीक है, किसी अक्ष के प्रति इस प्रकार गति करे कि उसके सभी कणों का कोणीय वेग समान हो तो उस पिंड की गति को क्या कहते हैं, जो गति होती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजिड बॉडी, ठीक है, दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड क्या होता है? यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने से पिंड के कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन न हो तो ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। ठीक है, यानी उसमें बाह्य बल लगाने पर उसमें कोई विरूपण न हो, सीधी सी बात, उसमें कोई विरूपण न हो, कोई कणों में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापित ही न हो, तो इस प्रकार का जो पिंड होता है, बॉडी होता है, उसे हम रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड कहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसी को टार्क हर बार पूछता है। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर बार पूछता है कि बल आघूर्ण क्या है, टॉर्क क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। बल आघूर्ण, बल का वह प्रभाव जिससे किसी पिंड पर आरोपित करने से वह अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है। ठीक है, बल का वह प्रभाव जिसके कारण या जिससे किसी पिंड पर अगर वह आरोपित करने पर वह अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है, बल आघूर्ण कहलाता है। इसे टाउ से निरूपित करते हैं या इसी को टार्क कहते हैं। ठीक है, टाउ से निरूपित करते हैं। बल आघूर्ण की माप, बल के परिमाप तथा बल की क्रिया रेखा, ठीक है, बल आघूर्ण की जो माप होती है, बल आघूर्ण की माप बल के परिणाम तथा बल की क्रिया रेखा तथा घूर्णन अक्ष के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल से करते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण की जो माप होती है वो बल की क्रिया रेखा तथा घूर्णन अक्ष के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल से करते हैं। अर्थात बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, एफ इंटू डी। अब इसे हम सदिश में देखेंगे। ठीक है, ये परिणाम है हमारा। ठीक है, तो यहाँ देखें, हम ये डायग्राम बनाए। ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक, यहाँ पे ये है डी, ठीक, ये आर त्रिज्या है। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा, इस फिगर में हम देखेंगे कि साइन थीटा ये इज इक्वल टू क्या होगा। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ लंब क्या है, ये डी है और कर्ण आर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई आर। ठीक है, डी बाई आर, तो डी इधर कर देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा डी इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू हम जानते हैं एफ इंटू डी। ठीक है, तो डी की जगह पे हम ये मान रख देंगे तो हो जाएगा एफ आर साइन थीटा। और एक चीज़ और आप जानते हैं कि ए बी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट होता है और ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ए आर साइन थीटा लिखा है, ए बी साइन थीटा, तो वो ए क्रॉस बी होगा। ठीक, तो इसी प्रकार एफ आर साइन थीटा हमारा फाइनली हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू एफ आर। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि रेखीय गति तथा घूर्णन गति में अंतर, ये बहुत बार पूछता है हमारे समय में, ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत बार पूछता है। हमारा जब एग्जाम हुआ था 2020 में तो ये पूछा था। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि रेखीय गति और घूर्णन गति में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, रेखीय गति के बारे में पहले जानेंगे। रेखीय गति में पिंड के प्रत्येक कण का वेग समान रहता है। ठीक है, जब हम लीनियर मोशन में कोई भी बॉडी है उसके प्रत्येक कण का, ठीक है, का जो होता है वेग वो समान होता है, वेलोसिटी इक्वल होती है। घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड के सभी कणों का रेखीय वेग भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ये अंतर है। उदाहरण, किसी कार का सीधी सड़क पर चलना, ये रेखीय गति का उदाहरण है। किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर उछालना, ये भी रेखीय गति का उदाहरण है। और लट्टू की गति,
या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, कुम्हार का चाक, ये सब क्या है, घूर्णन गति का उदाहरण है। ठीक है, अब हम जानते हैं जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ एनर्सिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ एनर्सिया एक्चुअली क्या होता है, और ये बहुत बार पूछता है कि जड़त्व आघूर्ण क्या है, आई। ठीक है, आई इज इक्वल टू चूंकि होता है mr²। ठीक है, ये बहुत बार पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी मैं कहता हूँ, इसे पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, वैसे ये लंब अक्ष समांतर अक्ष भी मैं आगे बताऊंगा, वो तो पूछता ही है, लेकिन जड़त्व आघूर्ण क्या है बेसिकली ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत बार ये भी पूछता है। ठीक है, तो हम जानेंगे पिंडों का वह गुण। ठीक है, पिंडों का वह गुण जो घूर्णन गति में अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। किसी पिंड का वह प्रॉपर्टी, वह गुण जो घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड का अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, एकदम छोटा सा और एकदम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। ठीक है, ऐसा डिफिनीशन आपको और लोग नहीं बताएंगे। ठीक है, बुक सीधे सीधे ज़्यादातर यूट्यूब पर मिलेंगे आपको, बुक सीधे सीधे छपवा देंगे। मैं बुक से दूर रहता हूँ, बुक आपके पास भी है, मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूँ और यही नोट्स आपको 49 रुपये या 101 रुपये में देंगे। ठीक है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। ठीक है, किसी कण, अब इसके बारे में, इसका जब हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, किसी कण का जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष के दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी गण का द्रव्यमान m है, घूर्णन अक्ष से दूरी r है, तो जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू mr²। अभी हमने पढ़ा कि वो होता है क्या, अक्ष से दूरी। ठीक है, पहले द्रव्यमान और अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होगा, तो ये हो गया द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान m और ये हो गया r दूरी। ठीक है, यहाँ से ये दूरी है। ठीक है, तो हो जाएगा I इज इक्वल टू mr²। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू mr²। ठीक, तो आगे हम इसका प्रूफ करेंगे, निगमन। ये बहुत बार पूछता है, जड़त्व आघूर्ण का निगमन कीजिए। ठीक है, ये पूरा जो रहेगा ना, ये डिफिनीशन के साथ और डेरिवेशन 5 नंबर में पूछेगा, और 1 साल छोड़ के 1 साल तो जरूर पूछता है। ठीक है, इसलिए पढ़ लें, इस बार जरूर आएगा। ठीक है, ज़्यादा चांसेज हैं। ठीक है, प्रूफ इसका देखते हैं। यदि कोई पिंड m1 जैसे हम डायग्राम में दिखा दिए। ठीक है, डायग्राम देख लीजिएगा। ठीक है, यदि कोई पिंड m1 m2 m3, ठीक है, डायग्राम में दिखाया गया, आदि द्रव्यमान के कणों से मिलकर बना है। कोई भी पिंड है जो m1 m2 m3 सो दैट अनंत द्रव्यमान के कणों से मिलकर बना है, जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां r1 r2 r3 अप सो, ठीक है, अप टू है, ठीक है, आगे तक, ठीक है, हो तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण, क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे फाइनली इनका जोड़, इंटीग्रेटेड समेशन। ठीक है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड समेशन IMR स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया जड़त्व आघूर्ण फाइनली। ठीक है, ये आ गया जड़त्व आघूर्ण, न तो सदिश राशि है और न ही अदिश राशि है, यह इस प्रकार की टेंसर राशि यानी प्रदिश राशि है। ठीक है, ये सदिश और अदिश दोनों नहीं है। ठीक है, अब हम जानते हैं कोणीय वेग या कोणीय संवेग या वेग, ठीक है, तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। कोणीय वेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध हम जानेंगे। घूर्णनकारी वस्तु में गति की मात्रा को कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, कोई घूर्णनकारी वस्तु यानी घूर्णन गति करने वाली वस्तु है, उसमें गति की जो मात्रा होती है उसे कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, किसी कण का जड़त्व आघूर्ण, किसी कण का जो होता है जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये अभी आपने पढ़ा है के बराबर होता है। यदि कण का द्रव्यमान m, ठीक है, अभी हमने ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, यदि किसी कण का द्रव्यमान I तथा कोणीय वेग ओमेगा हो तो कोणीय संवेग टाउ इज इक्वल टू I ओमेगा। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसका निगमन करेंगे। ठीक है, ये क्या हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि घूर्णनकारी जो वस्तु होती है उसकी मात्रा को ही कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम यहाँ जानेंगे कि होता क्या एक्चुअली। यदि किसी कण का जड़त्व आघूर्ण I तथा कोणीय वेग ओमेगा हो तो कोणीय संवेग जो होगा टाउ इज इक्वल टू I ओमेगा होगा। ठीक है, निगमन, अब इसका निगमन हम करेंगे टाउ इज इक्वल टू I ओमेगा का। ठीक है, यही है कोणीय संवेग तथा हमने बढ़ा है जड़त्व आघूर्ण में संबंध। कोणीय संवेग हमारा ये है I ओमेगा और जड़त्व आघूर्ण टाउ है। ठीक है, इसमें हमने संबंध देखा। ठीक है, I क्या है हमारा जड़त्व आघूर्ण है और टाउ हमारा है कोणीय संवेग। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, I ओमेगा टाउ इज इक्वल टू I ओमेगा। माना कोई पिंड m1 m2 m3 mn तक है, आदि द्रव्यमानों से मिलकर बना है, जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां r1 r2 r3 कणों का रेखीय वेग v1 v2 v3 तथा कोणीय वेग ओमेगा है।
ठीक है। तो कण यम का जो रेखीय संवेग होगा P1 = M1 V1, ठीक है। और कण का कण M1 का रेखीय आघूर्ण जो होगा J1 = P1 V1, ठीक है। P1 V1 नहीं होगा, ये P1 R1 है, ठीक है, ये R1 है, ठीक। आप जानते हैं टाइव = P1 R1, ठीक है, ये अभी हमने जाना है, ठीक है। तो हम जानते हैं V = ओमेगा R होता है, ठीक है, V = ओमेगा R, या फिर आप यहाँ P = MV, पहले ये जान लीजिए P = MV, P की जगह पे हम V रख दिए, तो M1 V1 हो गया और R1 हो गया, ठीक। तो यहाँ हम क्या M1 कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो हो जाएगा ओमेगा V = ओमेगा R, V = हम जानते हैं होता है ओमेगा R, तो V1 = हो जाएगा ओमेगा R1, ठीक है। तो ये वहीं यहाँ रखा गया V1 की जगह पे ओमेगा R1 बाहर है, तो हो जाएगा हमारा M1 R दोनों ये R गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा फाइनली τ1 = M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा, डायग्राम जरूर बनाइएगा बोर्ड में, ठीक है। चूंकि V1 = ओमेगा R1 होता है, इसी प्रकार अन्य कणों के लिए जो कोणीय संवेग हम इसी तरह से निकाल लेंगे, तो J2 = हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, व J3 = M3 R3 स्क्वायर ओमेगा होगा, ठीक है। अतः पिंड का जो कोणीय संवेग होगा वो होगा J = J1 + J2 + J3 + so on, ठीक है। J = हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस M3 R3 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हम J = हम M1, अब यहाँ ओमेगा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ओमेगा जब हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। और ओमेगा यहाँ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हम इनकी इंटीग्रेटेड समेशन निकाल लेंगे तो हो जाएगा MR स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा, ठीक है। तो हम ये ओमेगा ये जानते हैं हम IMR स्क्वायर आई होता है और ये ओमेगा, तो हो जाएगा J = I ओमेगा, ठीक है। यही हमारा हो गया कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछता है, ठीक है। ये आप यहाँ जितना मैं बता रहा हूँ बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई फालतू की चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, प्यारा सा कमेंट करिए, इतना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो दोस्तों इतना तो बनता है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि अधिक स्टूडेंटों को फ़ायदा हो, ठीक है। बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नोट्स है, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या, ठीक है। घूर्णनकारी पिंड में घूर्णन अक्ष से वह दूरी जिसके वर्ग से, ठीक है, घूर्णनकारी जो है पिंड में घूर्णन अक्ष से वह दूरी जिसके वर्ग से पिंड के द्रव्यमान में गुणा करने से पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है, घूर्णनकारी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। घूर्णनकारी कोई भी पिंड है, बॉडी है, ठीक है, उसके घूर्णन अक्ष से वह दूरी जिसके वर्ग से गुणा के वर्ग से पिंड के द्रव्यमान में, ठीक है, यानी जो है बॉडी के मास में गुणा करने से पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है, उसे घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, इसे K से निरूपित करते हैं, ठीक है, इसे परिभ्रमण त्रिज्या भी कहते हैं, ठीक है। यदि पिंड का द्रव्यमान m है, त्रिज्या K है, तो जड़त्व आघूर्ण I = mk स्क्वायर होगा, ठीक है, mk स्क्वायर होगा, तो K स्क्वायर = हो जाएगा हमारा I/m, ठीक है। तो K = हमारा फाइनली आ जाएगा जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट I/m, यही क्या है परिभ्रमण त्रिज्या है, ठीक। K = I/m, यही है परिभ्रमण त्रिज्या। यह इसका मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, बहुत बार पूछता है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है। किसी पिंड में घूर्णन गति के कारण निहित होने वाली ऊर्जा घूर्णन गतिज ऊर्जा कहलाती है। जब कोई भी बॉडी घूर्णन गति रोटेशनल मोशन करता है तो उसके कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम घूर्णन गति ऊर्जा कहते हैं, घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं, इसे K से निरूपित करते हैं। यदि पिंड का जड़त्व आघूर्ण I तथा कोणीय वेग ओमेगा हो तो घूर्णन गतिज ऊर्जा K = 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वहाँ K = MR स्क्वायर पढ़ते हैं, MV स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा M की जगह पे I है और V की जगह पे ओमेगा है, बस वही होता है सब, यहाँ बस चेंज है, ठीक है। K = हो जाएगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसका निगमन, ठीक है, प्रूफ, ठीक है, कैसे करेंगे। माना कोई पिंड M1 M2 M3 द्रव्यमान से मिलकर बना है डॉट सो, ठीक है, तो कणों से मिलकर बना है जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 समथिंग है, ठीक है। कणों के लिए वेग V1 V2 V3 अप टू so on, ठीक है, तथा कोणीय वेग ओमेगा है, ठीक है। तो कण M1 का जो गतिज ऊर्जा हम निकालेंगे K1 = 1/2 M1
V1 स्क्वायर, ठीक है। यही हम जानते हैं कि इज इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर आप जानते हैं, ठीक है। ये हम जानते हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक। हमने फर्स्ट चैप्टर में नहीं, थर्ड चैप्टर में ये हमारा है, ठीक है। तो हम हो जाएगा k1 इज इक्वल टू k1 इज इक्वल टू 1/2 m1 r1 स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि हमने क्या रखा, यम तो यम रहा, ठीक, और आर के जगह पे हमने क्या रख दिया, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, हमने जाना ना। तो यहाँ हम r1 की जगह, यहाँ v की जगह पे हमने ये v की जगह पे ओमेगा आर रख दिया, तो हो जाएगा v1 ओमेगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा v इक्वल टू ओमेगा आर रखने पर, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो k2 इज इक्वल टू 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। k3 इज इक्वल टू 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अतः पूरे पिंड के लिए k इज इक्वल टू k1 k प्लस k2 प्लस k3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m3 इस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, 1/2 यहाँ से पूरे से कॉमन ले लेंगे और ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसका समेसन निकालेंगे तो 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा ये जो हमारा है mr स्क्वायर, ठीक है। फाइनली mr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा हमारा mr स्क्वायर की जगह पे हम जानते हैं mr i इज इक्वल टू mr होता है, ये हम जानते हैं i इज इक्वल टू mr होता है, तो i हो जाएगा mr की जगह पे, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, यही हमारा, क्योंकि i इज इक्वल टू mr स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो है थी वो गतिज ऊर्जा आ जाएगा, घूर्णन गतिज ऊर्जा आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। यदि कोई पिंड, ठीक है, इसके बारे में जानना है, यदि कोई पिंड यदि कोई वस्तु अपनी अक्ष के परितः घूमने के साथ साथ सरल रेखा में भी गतिमान है, जैसे पहिया, ठीक है। पहिया क्या होता है, घूमने के साथ साथ सरल रेखा में भी गतिमान होता है, ठीक है, सीधा चलता भी रहता है, तो उसकी कुल गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है, आई ओमेगा स्क्वायर होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जेई की दृष्टि से है, ठीक है, जेई की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये हमारा कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब कोई भी मतलब गतिमान हो वस्तु, ठीक है, वो रोटेटरी मोशन के साथ लीनियर मोशन भी कर रहा हो, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर नहीं होगी, उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 ओमेगा स्क्वायर नहीं होगी, बल्कि उसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें समांतर अक्ष प्रमेय और लंब अक्ष प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिस भी माध्यम से आप चाहें, ठीक है। अधिक से अधिक बताए दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल का ऑल सेमेस्टर का कक्षाएं चल रही हैं, इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आला।